नमस्ते। ज्ञान विवेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में पढ़ते हैं कक्षा 12 के लिए है अध्याय नंबर 2। मंदाकिनी जो पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 2 राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका कुछ जीवन परिचय वो देख लेते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1904 को जिला गाजियाबाद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। यानी कि इनका जन्म है, इनका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। इनका जन्म 7 अगस्त 1904 को जिला गाजियाबाद के खेड़ा ग्राम में हुआ था और इनका देहावसान है 26 जुलाई 1966 को हुआ था। निधन इनका 26 जुलाई 1966 को इनका निधन है वो हुआ था। अब डॉक्टर अग्रवाल थे वो कला, संस्कृति, साहित्य व इतिहास के मूर्धन्य कवि विद्वान है वो माने जाते हैं। पुरातत्व में विशेष रुचि से मथुरा, लखनऊ राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में अपनी विशिष्ट सेवाएं देते हुए संग्राहक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि डॉक्टर अग्रवाल थे वो कला, संस्कृति और साहित्य व इतिहास के विद्वान थे और इनकी पुरातत्व में विशेष रुचि थी। पुरातत्व से मतलब कि पुराने वस्तु का संग्रह करना, पुरातत्व में इनकी रुचि होने के कारण ये मथुरा में, लखनऊ में और राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, दिल्ली में है, उन्होंने अपनी विशिष्ट सेवाएं हैं वो दी थी और साथ में इन्होंने वहाँ संग्राहक के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी पुरातत्व की ऐसी सामग्रियों का संग्रह भी इन्होंने किया था जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है। तो संग्राहक के रूप में भी इनका दिल्ली, मथुरा और लखनऊ में एक महत्वपूर्ण योगदान है वो देखा जा सकता है। आप गांधी जी से विशेष प्रभावित थे। गांधी जी से विशेष प्रभावित होने के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और सरकारी विद्यालय छोड़ दिया और खादी को धारण है वो कर लिया था। खादी वस्त्र है वो पहन लिए थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर, गांधी जी के जीवन से प्रभावित होकर इन्होंने अपना सरकारी पद है वो छोड़कर खादी वस्त्रों को धारण है वो कर लिया था। आपने लेखन में भारतीय इतिहास, संस्कृति व जीवन दर्शन का काफी वर्णन मिलता है। अब देखिए इन्हें कला, संस्कृति व इतिहास का विशेष विद्वान माना जाता है। तो इन्होंने अपने लेखन में भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ है वो बातें लिखी है और साथ ही जीवन दर्शन से संबंधित बहुत कुछ इन्होंने साहित्य जगत को है वो दिया है। आपने वेद, पुराण, वेदों की बात की है, वेद, पुराण व संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया है। वेदों का अध्ययन किया है, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है और करके एक प्रस्तुत चिंतन दृष्टि अपने भीतर उत्पन्न की जो आपके लेखन कार्यों में सर्वत्र देखी जा सकती है। जो इनके एक सोचने के जो विचारधारा थी, जो शुद्ध विचारधारा थी वो इनके लेखन में है वो बखूबी देखी जा सकती है। इनके द्वारा हिंदी में लगभग 36 और अंग्रेजी में इन्होंने 23 पुस्तकों की रचना की है। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो हिंदी में 36 और अंग्रेजी में 23 रचनाएं हैं। 23 रचनाएं उपलब्ध है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो पृथ्वीपुत्र, उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, माता भूमि, हर्ष चरित्र, एक सांस्कृतिक अध्ययन, पोदार, अभिनंदन ग्रंथ, भारत की मौलिक एकता, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, पाणिनिकालीन भारत सावित्री प्रमुख है। अब देखिए इन्होंने जितने ग्रंथों के नाम से हमें पता चलता है कि इन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति इसको जोड़कर है वो लेखन कार्य किया है। पाठ परिचय की हम बात करते हैं तो पाठ परिचय है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तत्वों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जन के मन में विभिन्न तत्वों के सम्मिलन से उसकी उत्कृष्ट राष्ट्र भावना का परिचय दिया। इस पाठ में देखिए नाम से पता चलता है राष्ट्र का स्वरूप, यानी राष्ट्र के स्वरूप को इन्होंने हमारे सामने है वो रखा है। तो पाठ में इन्होंने उन आधार तत्वों को लिया जो राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या करते हैं। उन तत्वों की राष्ट्र का स्वरूप है वो क्या है, तो उन तत्वों
आदर्श नागरिक कहलाता है। वही संस्कृति तत्व में उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है, और वही संस्कृति तत्व जो है ना है कि उसमें एक उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं और उनकी भावनात्मक एकता की दृढ़ता को बनाए रखना चाहते हैं। प्रस्तुत निबंध एक गौरवशाली राष्ट्र भावना को जन जन में प्रसारित करने के लिए एक स्तुत्य प्रयास है कि निबंध गौरवशाली राष्ट्र भावना, जो हमारे भारत देश की गौरव में राष्ट्रीय भावना है, उसको जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने जो ये बड़ा स्तुत्य कार्य है वो क्या स्तुत्य रचना है वो रची है। तो ये बड़ी प्रशंसा के लायक है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं, मूल पाठ की ओर। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, यानी भूमि की बात करते हैं। राष्ट्र के स्वरूप में सबसे प्रथम बात आती है भूमि के लिए। तो भूमि और भूमि पर रहने वाले जन, यानी कि इस भूमि पर निवास करने वाले लोग और उन लोगों से जुड़ी हुई संस्कृति, तीनों एक दूसरे से क्या है, एक जंजीर के रूप में जुड़ी हुई है। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इन तीनों यानी कि भूमि पर रहने वाले लोग और संस्कृति, इसी से ही एक किसी राष्ट्र का स्वरूप बनकर उभर कर सामने आता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, हम सभी जानते हैं। हमारी भारत भूमि है, देवभूमि कहलाती है, देवों ने इसका निर्माण किया है। कहते हैं ना यहाँ पर तो देवता है वो भी आकर रमण करते हैं अपनी राजस्थान धरती के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि सुरगा में शर्माए, यहाँ देव रमण में आवे। तो अपनी भारत भूमि का ऐसे है कि यहाँ पर देवताओं ने निवास किया है, और भारत भूमि है, इस पर देवताओं ने विभिन्न अवतारों के रूप में जन्म लिया। कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में है। स्वयं देवता भी इस धरती पर आकर है वो रमण करते हैं, अपना निवास स्थान उन्होंने बनाया है। तो अपनी भूमि तो देवों की भूमि कहलाती है, और वह अनंत काल से है। ऐसा नहीं है कि देवभूमि आज से वर्षों पुरानी है। उसके बौद्धिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक करता है। तो इस देवभूमि के प्रति हमारा भी तो कुछ अधिकार नहीं, तो कुछ कर्तव्य है, कुछ बनते होंगे। तो हमारा एक प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम अपने इस भारत भूमि के प्रति सचेत रहें। भारत भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीयता बढ़ती होगी। और जो ये पार्थिव स्वरूप है, भारत भूमि का जो स्वरूप है, इसके प्रति हम जितने अधिक जागृत रहेंगे कि अपनी भारत भूमि को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा अगर भाव अगर हम अपने मन में रखते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय भावना है उसको और अधिक बल मिलता है। यह प्रति सच्चाई तो में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई निर्मूल होती है, और जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ, देखिए जो राज्य अपनी भूमि से नहीं जुड़ पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका मूल ही खत्म हो जाता है, निर्मूल हो जाते हैं। वो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर प्रलंबित होगा। अब देखिए यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनमें अगर राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक गहरी होगी, उतना ही अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम श्रद्धा का भाव है वो अंकुरित और फलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म बन जाता है। और इस धरती पर रहने वाले मनुष्य का, इस भूमि पर रहने वाले मनुष्य का पहला धर्म क्या बनता है, अपनी इस जो पृथ्वी है इसके भौतिक स्वरूप को पहचानना, उसकी समस्त जानकारी को प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता, उसके महत्व को समझना, ये हमारा प्रथम धर्म है वो बनता है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। और जो हमारा अपनी भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है उसकी पूर्ति हम किस प्रकार से करें, सैकड़ों ऐसे उपाय है। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसे कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कस रखनी चाहिए। यानी पृथ्वी की जो वस्तुएं हैं, तो चाहे वो छोटी हो वस्तु बड़ी हो, उसे हमें संभाल कर रखना है, सुरक्षित रखना है। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। गांव और नगर के सैकड़ों केंद्र ऐसे जहाँ से इस अध्ययन का सूत्रपात, यानी कि हम अपनी पृथ्वी का पूर्ण रूप से जानकारी को प्राप्त करें। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रति वर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। अब कहते हैं हमें यानी पृथ्वी से जुड़ी हुई, चाहे वो छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी हो, उसका पूर्ण जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। उनको हमें सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी देखिए वर्षा का समय है, बारिश का समय है, और बारिश में जो मेघ आते हैं वो यहाँ अपना अमृतमय जल बरसा कर इस भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाते हैं। उपजाऊ होगी तो अन्न अधिक पैदा होगा, अन्न अधिक पैदा होगा तो राष्ट्र है वो समृद्ध बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, अपने विकास पथ को और आगे बढ़ेगा। तो इस
अध्ययन की परिधि में मेघों को भी शामिल करना चाहिए कि मेघ है वो किस प्रकार से बारिश करते हैं, अधिक मेघ कैसे आ सकते हैं, अधिक वर्षा कैसे हो सकती है, किस प्रकार के हमारे पृथ्वी के लिए है वो फायदे, तो ये हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक किरण लता वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। अब मेघ ने अपना अमृत में जल बरसा दिया, अमृत में जल बरसाता है तो सूखी घास भी हरी हो जाती है, तृण तृण तिनके को कहते हैं। तो पर तृण हो चाहे लताएं हो चाहे वृक्ष हो चाहे वनस्पति हो, उसका सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी तो हमारा कर्तव्य बनता है। हम जाने कि ये बाहर लगा हुआ जो अभी मुझे दिख रहा है सामने नीम का वृक्ष दिख रहा है, तो ये क्यों उपयोगी है, इसके कितने गुण होंगे, कितने उपयोगी है नीम का वृक्ष है ना, कितना भले ही खारा है कड़वा है ये, लेकिन इसके गुणों को जानेंगे तो हम हैरान रह जाते हैं। तो इसकी सूक्ष्मता से जानकारी है वो हमें होनी चाहिए, हमारा धर्म बनता है, हमारे कर्तव्य है, हमारा फर्ज बनता है ये कि हम इसका जाने। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो मूल्य नीतियां बढ़ी है उनके कारण वसुंधरा कहलाती है। हमारी धरती को बस हमारी धरती का पर्यायवाची नाम आपने सुना होगा वसुंधरा, है ना। वसुंधरा तो इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी है, अमूल्य खजाने भरे पड़े हैं, कोष भरा पड़ा है, उसमें कौन परिचित न होना चाहेगा। तो क्या आप उन्हें जानना नहीं चाहेंगे इस धरती के गर्भ में क्या क्या छिपा हुआ है, किस किस प्रकार की अमूल्य निधियां है, किस प्रकार का खजाना है, किस प्रकार की धातुएं हैं, किस प्रकार की अमूल्य निधियां यहाँ भरी पड़ी है। तो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ से पोषण मिला है। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब ये पृथ्वी बनी थी तब से इस धरती के गर्भ में है ऐसी धातुएं जिनको पोषण मिलता है। सोचिए आज जो है वो कितनी पोषित हो गई होगी। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी के देह को सजाया है। और ये पहाड़ों से निकलने वाली जो नदियां होती है अपने साथ कितने सारे पत्थरों को लेकर चलती है, धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते घिसते घिसते वो पत्थर कितनी उपजाऊ मिट्टी से इस धरती का जो स्वरूप है वो नदियों ने बनाया होगा, इसकी देह को है वो श्रृंगार किया होगा, सजाया होगा। हमारे भावी अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खंड पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य प्रतीक बन जाते हैं। पृथ्वी की गोद से जन्म लेने वाले जो ये पत्थर के टुकड़े होते हैं नदियों में बहकर कितना सुंदर आकार है वो ले लेते हैं, कितनी सुंदरता को है वो धारण कर लेते हैं। कुशल शिल्पियों, ऐसा लगता है मानो किसी कुशल शिल्पी ने उसे संवारा हो, सजाया हो, अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं वो। नाना बातें से नग विंध्य की नदियों में प्रवाह से सूर्य की धूप में चिलकते हैं और उन पर चील बटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते तब उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाती है। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि हमारी पृथ्वी पर अनगढ़ यानी कि जिनको किसी ने गढ़ा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे नग किसका प्रयोग है, पहाड़ पर्वत का, शेर पर्वत नग पहाड़ों के लिए कहा जाता है। तो नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की अब जब नदियां उस पहाड़ों से नीचे उतरती है और जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो जो चिमकते हैं चिलकते हैं, जो उनका चमकीला स्वरूप होता है, उन चिलवटों को जब एक चतुर कारीगर होता है जो उसे पहलदार कटाव का रूप दे देता है, अनेक घाटियां उसमें बना देता है, तो उन घाट से नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती है। क्या आपके लिए वो अनमोल नहीं है? बिल्कुल अनमोल है। ऐसी सुंदरता जो हमारे भारत देश में देखने को मिलती है कहीं और होगी नहीं। तो ऐसा देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाद में इन छोटे पत्रों का भी सदा से कितना भाग है, अतः उनका ज्ञान होना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि नर नारियों ने अपने श्रृंगार के लिए इन छोटे पत्रों को टुकड़ों को नए आकारों में ढालकर है कि आभूषण बना लेते हैं, माथे पर पहनने वाले, गले में पहनने वाले, हाथों में पहनने वाले आभूषण। तो नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाद में इन छोटे पत्रों का सदा से अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो क्या आप इसे जानना नहीं चाहेंगे? क्या आप उनका ज्ञान रखना नहीं चाहेंगे? क्या आपके लिए उन ज्ञान को जानना आवश्यक नहीं है? बिल्कुल आवश्यक है, हमें उस ज्ञान को है वो जानना है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जलचर रत्नों की राशियां उन सबके प्रति चेतना स्वागत के लिए राष्ट्रभाव में फैलने चाहिए। यानी कि जितने भी हमारी इस वसुंधरा में अनमोल सामग्रियां हैं, कितने जलचर जीव हैं, कितने भूमिचर हैं, इन सब की जानकारी होना हमें अत्यंत आवश्यक है। और इनके जब हमें इनकी जानकारी होगी तभी हमें अपने राष्ट्र के प्रति एक श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव है वो उमड़ेगा और राष्ट्र
नहीं किरणें तब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो अपने राष्ट्र के प्रति जो अमूल्य नीतियां हैं, इनके बारे में नव लोगों के जानने की जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक वो किसके समान है? सोए के सुषुप्त अवस्था में है वो। विज्ञान और धर्म दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप में एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। विज्ञान और उद्यम यानी विज्ञान का भी वैज्ञानिक रूप चल रहा है, तो विज्ञान के साथ और साथ में परिश्रम दोनों का अगर मिला दिया जाए तो राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को एक नया स्वरूप है वो प्रदान किया जा सकता है। इसमें एक नई प्रसन्नता होगी, एक नया उत्साह होगा, एक नए परिश्रम के द्वारा हमें नित्य आगे बढ़ने का प्रयास है वो करना है। हमारा ध्येय ये हो कि राष्ट्र के जितने हाथ हैं उनमें कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना जीता रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सभी मिलकर विज्ञान को साथ लेके परिश्रम करके इस राष्ट्र को एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, और इसी के लिए सभी का प्रयास है वो आवश्यक होता है, अत्यंत महत्व रखता है सभी का प्रयास। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अब ये तो था राष्ट्र के स्वरूप में, हमने पहले भूमि के बारे में बात की। दूसरा अंग आता है कि इस पर रहने वाला मनुष्य, पृथ्वी हो या मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना संभव। अब भूमि तो है, लेकिन उस पर अगर कोई निवास करने वाला नहीं हो तो वो राष्ट्र की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ऐसे राष्ट्र की पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप है वो संपादित होता है। जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संख्या है वो प्राप्त करती है। अब इस पर मनुष्य रहते तभी तो इसे माता कहेंगे, है ना। अगर मनुष्य से हीन भूमि होगी तो वो कभी राष्ट्र का स्वरूप नहीं बन सकती है। तभी यानी कि जन के राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है जब जन के कारण की पृथ्वी है वो मातृभूमि कहलाती है, माता के समान कहलाती है। और पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। ये भाव कि भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ, ऐसा भाव है वो इस धरती पर रहने वाले जनों के हृदय में ही उत्पन्न हो सकता है। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अनुभव उत्पन्न होते हैं, यानी जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। अब जब जन के जीवन में, जन के मन में ऐसा भाव होता है कि पृथ्वी मेरी माता मैं इसका पुत्र हूँ, तभी एक नए राष्ट्र का निर्माण है। राष्ट्र निर्माण के अंकुर है वो फूटते हैं। जब भाव सशक्त रूप में जाता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को है वो स्थापित कर पाता है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन के हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और शुद्धता से भरा हुआ उसका परिणाम मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। जो व्यक्ति के यानी यहाँ पृथ्वी पर रहने वाला जो जन है उसके मन में इसके प्रति माता का भाव आ जाता है, श्रद्धा का भाव आ जाता है, तो किस प्रकार से परिणाम भाव उसके मन में आता है, मातृभूमि के लिए प्रकट करता है। नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथ्वी, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। इस प्रणाम भाव भूमि और जन का दृढ़ संबंध है, और ये प्रणाम जो करता है तो इससे उसका जो दृढ़ संबंध है वो प्रकट होता है। माता अपने पुत्रों को समान भाव से रखती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर है, जो ऊंच नीच का भाव है वो नहीं है। और जो ये पृथ्वी है वो भी अपने यहाँ पर निवास करने वाले पुत्रों को किस भाव से रखती है? पुत्रवत भाव से रखती है, और उसके भाव से, समता के भाव से उनका पालन पोषण है वो करती है। अब देखिए पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी पर रहने वाले जो चारों जो प्रकृति है वो कभी है वो विषमता का भाव नहीं रखती। यहाँ पर सभी के लिए समान भाव से अपना वैभव है वो इसे जन पर, इसे पृथ्वी पर निवास करने वाले जन के लिए है वो लुटाती है। इसीलिए हम पृथ्वी को माता कहते हैं। पृथ्वी और नमः भूमि मात्रा भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, ये भाव हमारे मन में तभी प्रकट होते हैं। नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथ्वी, इस पृथ्वी को प्रणाम है, इस धरती को प्रणाम है, तभी हमारे मन में ऐसे भाव है आते हैं। अब हमने दो अंगों के बारे में बात की, एक तो भूमि का जो स्वरूप है उसके बारे में, और उस भूमि पर रहने वाले जन के बारे में। तीसरा अंग आता है संस्कृति का, जिसका अध्ययन है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।